नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट निकालने का बड़ा दावा किया है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश करेंगे। बीजेपी ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सपा के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत चुनाव में 2000 प्रधान पद और 120 जिला पंचायत सदस्यों पर मुस्लिमों को समर्थन देकर उन्हें लड़ाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम बहुल पंचायती इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जाए। बीजेपी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान के नारे के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। दरअसल बीजेपी जानती है कि पंचायत चुनाव में कई ग्राम सभाएं और जिला पंचायत की सीटें हैं जहां पर बिना मुस्लिमों के चुनाव जीतना आसान नहीं। ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया कि प्रधानी और जिला पंचायत की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। वैसे भी बीजेपी सिंबल पर प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने अपने मोर्चे को सक्रिय कर गांव और जिला पंचायतों से सूची तैयार करानी शुरू कर दी है, जहां मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीत सकते हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा 40% अकेले मुस्लिम समाज को मिल रहा है, यानी कि सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई वर्ग है तो मुस्लिम समाज है। अब अगर बीजेपी इस मुस्लिम लाभार्थी वर्ग को अपने साथ 10% भी सहेज कर ला पाई तो समाजवादी पार्टी और बाकी दलों को नुकसान होगा। और यही आज की डिबेट का विषय है। क्या एमओआई समीकरण को तोड़ने के चक्कर में अब बीजेपी एक नए फॉर्मूले के साथ है? जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर क्या कुछ फॉर्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है। समझिए, देखिए बीजेपी के पास पीडीए की काट कैसे आई। बीजेपी ने एसपी के पीडीए की काट का दावा किया है कि भाई पीडीए की काट हमने निकाल ली। कैसे निकाल ली? विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इस फैसले के मुताबिक बीजेपी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। इसके लिए बीजेपी करने यह जा रही है कि 2000 प्रधान के जो पद है उस पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को लड़ाया जाएगा। इसके अलावा 120 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके भी कैंडिडेट मुस्लिम होंगे। अब दूसरा ग्राफिक्स देखिए और समझिए कि मुस्लिम प्रत्याशियों की लिस्ट कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, इसके बनने से क्या होगा। अब आपको वो भी समझाते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने लिस्ट बनाने की प्रक्रिया अब शुरू करवा दी है। लिस्ट में ऐसे प्रत्याशियों के नाम हैं जो बीजेपी की मदद से जीत सकते हैं, यानी सीट निकलने का पूरा मौका है। सरकारी योजनाओं का फायदा 40% मुस्लिम समाज को मिल रहा है। लाभार्थी मुस्लिम समाज है। सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी होने की वजह से अब यह लगता है कि 10% लोग अगर साथ आ गए बीजेपी के तो बाकी लोगों को नुकसान होगा, मुश्किल आ सकती है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाई ये जो पंचायत का पंच देने की तैयारी बीजेपी कर रही है ये कितना कारगर होगा 27 के चुनाव में। स्वागत कीजिए मोहित पांडे का, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र वर्मा का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राज शर्मा मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। पूजा जैन मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहित पांडे के पास जाऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। मोहित जी, ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक लग रहा है किताबों पर, कागजों पर, जबानी बात करने पर, लेकिन यह भी फैक्ट है कि सरकारी योजनाओं में जो 40% लाभार्थी मुस्लिम समाज के भाई हैं हमारे, यानी अगर पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को कैंडिडेट बनाकर आप लड़ाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं 27 में इसका फायदा तो होगा। लेकिन यह फॉर्मूला आते आते जरा देर नहीं हो गई? पहले भी कर सकते थे ये। मोहित पांडे जी। जी अमित जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग ये कहते हैं और सब ये देखते हैं कि हमारा संगठन 365 दिन काम करने वाला संगठन जी। और हम लोग कोई चुनावी संगठन नहीं है जैसे कि अन्य जो दल हैं, तो वो अपनी हर चीज चुनाव के हिसाब से करते हैं। चुनाव कैसे जीता जाए तो उसके लिए सही गलत भी नहीं देखना, केवल चुनाव जीतना है जी। और चुनाव जीतने के हिसाब से ही रणनीति बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी जैसे अभी पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है तो वो भी चल रहा है, प्लास्टिक मुक्त अभियान है तो वो भी चल रहा है। इसके अलावा जो चुनाव से संबंधित कार्य हैं जैसे मतदाता पुनरीक्षण, मतदाता सूची पुनरीक्षण है, तो उसमें भी हमारे लोग ऑलरेडी लगे हैं। पूरी योजना बनी है। तो जो आप कह रहे हैं लेट हो गए, हमारे यहाँ लेट कुछ नहीं होता।
हम तो हर समय जी चुनाव के मोड में रहते हैं। हमारी तो पूरी तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। जी वही जनता वोटर है हमारी। तो हमें तो जो जितनी मेहनत हम लगातार करते रहते हैं जी मुझे उसका फल हमको चुनाव में कुछ बेटर मिलता है अन्य दलों के मुकाबले। जी चिंता तो उनको करनी है जी जो चुनाव की जब साल भर रह जाता है या घोषणा होने वाली होती है तो उन दलों को जरा उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोगों को ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो चुनाव है और कहीं ना कहीं पूरे भारत में और किसी न किसी प्रकार का चुनाव चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी हम देख ही रहे हैं कि अब जो हम लोगों का पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव है तो उसकी भी सामान्य रूप से हमारी तैयारी लगातार चलती रहती है और चल रही है। तो हम लोग किसी भी योजना के लिए कोई लेट नहीं है। जी मुझे ये तो बिल्कुल है कि बीजेपी इज ऑलवेज इन इलेक्शन मोड, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जितेंद्र वर्मा जी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। जितेंद्र वर्मा जी, ज़रा समझिएगा कि 2000 प्रधान का जो पद है बीजेपी ये प्लान कर रही है कि उस पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाए और करीब 120 जिला पंचायत सदस्यों की सूची भी बन रही है और यूपी के अलग अलग संभागों से बन रही है जहां पर मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के सपोर्ट से जीत सकते हैं। आपका जो एमवाई समीकरण था बहुत इंटैक्ट है, यूपी में कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया और इसीलिए जो इतना कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा सा बटा है लेकिन कोई पूरा पोलराइज नहीं कर पाया। लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा अगर, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत बेसिक चुनाव है, जमीन पर रहकर आप एक टीम बनाते हैं, बूथ बूथ आप जाते हैं, लेकिन अगर पंचायत चुनाव में इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाएगा तो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसका फर्क पड़ता है और ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए हैं। जितेंद्र वर्मा, देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों पर आस्था रख के काम करने वाली पार्टी जी। समाजवादी पार्टी धर्म आधारित राजनीति नहीं करती जी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 34 मुस्लिम विधायक हैं, हाँ, और 4 मुस्लिम सांसद हैं और महाराष्ट्र में 2 मुस्लिम विधायक जी। 85 हिंदू सांसद हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, विधायक 85 हिंदू विधायक हैं और 4 सांसद हैं, 33 सांसद हैं। तो सोचिए आप, हम तो सभी को मौका दे रहे हैं। 85 हिंदू विधायक भी है। अगर हमारे 34 मुस्लिम विधायक हैं तो 85 हिंदू विधायक हैं। अगर हमारे 4 सांसद मुस्लिम हैं तो 33 हिंदू विधायक जी। तो हम सभी को लगातार मौका दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बता सकती उनके कितने देश में मुस्लिम विधायक हैं, उनके कितने देश में मुस्लिम सांसद। देखिए, पीडीए केवल एक विचारधारा नहीं है जी, पीडीए केवल एक नारा नहीं है। पीडीए शोषितों को, वंचितों को न्याय दिलाने का एक अस्त्र है, न्याय दिलाने का एक माध्यम है जी। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों जी, किसानों, गरीबों, महिलाओं को सम्मान दिलाने और उनके हक और अधिकार को दिलाने का एक माध्यम है जी। पीडीए भाजपा की दलित, पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है जी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़कर वंचितों और गरीबों को न्याय दिलाने का एक अस्त्र है। तो हमारा राजनीतिक पिच जो है वो सर्व समाज है। हमारा राजनीतिक पिच कोई एक विशेष धर्म नहीं है, विशेष जाति नहीं है। हमारे यहाँ अगर कुर्मी समाज का सांसद है, कुशवाहा समाज का भी सांसद है, मुस्लिम समाज का सांसद है, तो यादव विधायक जितेंद्र भाई एक सवाल आप डिबेट में अक्सर करते रहते हैं, मेरे साथ जितनी डिबेट आपने की, आपने हमेशा पूछा है कि बीजेपी बताए कि भाई उनके पास कितने मुस्लिम नेता हैं, कितने मुस्लिम विधायक हैं, कितने मुस्लिम सांसद हैं, पार्षद हैं। ये बातें आप करते हैं और सवाल भी जायज़ है, लेकिन ये जो मूव है ये पीडीए के पैरेलल जो एक बीजेपी ने युक्ति निकाली है, इसको इतना हल्के में लेना नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाइट लेने की मुझे लगता है गलती नहीं करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। ये लोगों को धर्म के पैटर्न पे चला रहे थे, तब तक ये सफल हो रहे थे। लेकिन जब दलितों, पिछड़ों के साथ प्रदेश में अन्याय शुरू हुआ जी, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय शुरू हुआ जी, यहाँ तक कि अगड़ों में भी जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ जब अन्याय शुरू हो गया, एक पीड़ित पक्ष है अगड़ों में भी, तो वो लोग एक विचारधारा बनकर एक विचार के साथ एकजुट होके समाजवादी पार्टी ने उनकी धर्म की पिच को पीडीए की तरफ टर्न कर दिया। और उस टर्न करने से कितना फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी देश में बहुमत में आने से रह गई,
240 पे रह गई। अच्छा, ये दलितों पिछड़ों के इतने ही हितैषी थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 दलितों पिछड़ों के शिक्षकों की नौकरी क्यों खाली, क्यों अन्य लोगों को दे दिया? पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित हुआ, उसने रिपोर्ट भी दिया मुख्यमंत्री को, उसके बाद भी आज तक वो लोग संघर्ष करते रहे, अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सोचिए, दलितों पिछड़ों को सुन लीजिए, न्याय नहीं दे पाए। जो भी सुन लीजिए, जो जॉब्स आई, जितनी भी जॉब्स आई उसमें टोटली में या तो पिछड़े वर्ग का कहीं पर शून्य था नौकरी का स्थान, या दलितों का शून्य था। बैकडोर से जितनी भर्तियां आई या डायरेक्ट जितनी लोगों ने भर्तियां की, उसमें दलितों पिछड़ों का कहीं कोई स्थान नहीं था। तो यही वजह है कि जो इन्होंने आरक्षण छीना है सर दलितों पिछड़ों का, जो उनकी नौकरी और अधिकार छीन लिया विभागों में, उससे ये समाज आहत हुआ और इसको दिखा कि समाजवादी पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी लोग हमारे हक और अधिकार की बात सदन से लेके सड़क तक उठा रहे हैं, तब वो पीडीए का रूप लेकर समाजवादी पार्टी। ठीक है जितिन भाई, जवाब ले लेते हैं, अभी बहुत वक्त है डिबेट में, बहुत वक्त है, जवाब लेते हैं। मोहित पांडे आप जवाब दिए, उसके बाद मैं पूजा जैन और राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। मोहित पांडे, ये जो बात जितेंद्र कह रहे हैं, जितेंद्र भाई, इस बात से इत्तेफाक कोई रखे ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्यता तो है ही ना मोहित पांडे? देखिए, ऐसा है कि अभी जो टॉपिक है डिबेट का, उससे इधर उधर ये बात करने लगे। नहीं जितेंद्र भाई, थोड़ा सा डेटा के साथ आते हैं, थोड़ा सा पूरा भूमिका के साथ बातें होती है उनकी। हाँ मोहित जी, अच्छा मोहित जी। हाँ, लेकिन इसमें हुआ क्या ना कि जो जितेंद्र जी अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं, ऐसा हमारे दर्शकों को लग रहा होगा, और आप भी कैसे मैं सिद्ध करता हूं। अभी आप ही ने शुरुआत में कहा कि MY, इसी पर राजनीति सपा ने की, आपने ही कहा, मैं भी कह रहा हूं, अभी भी कर रहे हैं सर, वो तो अभी भी चल रही है। अब पीडीए ऐड हो गया मोहित भाई, पीडीए ऐड हो गया बस। इन्होंने की, यही मैंने कहा। MY मतलब मुस्लिम यादव, यही मतलब है ना जी। तो जब आप शुरुआत में राजनीति कर रहे हो और मुस्लिम यादव कह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, तो फिर MY की राजनीति क्या है? इसी तरीके से अब अगर आप पीडीए की बात करें तो विभाजनकारी राजनीति स्पष्ट हो रही है। आपने पिछड़ों को ले लिया, दलित को ले लिया, ए से अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक ये मुसलमानों को कहते हैं, हमारे हिसाब से तो वो दूसरे बहुसंख्यक है देश में, और कई राज्यों में तो वो बहुसंख्यक ही है। चलिए, मगर इनकी बात मान लेते हैं, तो फिर ये विभाजनकारी राजनीति हुई कि नहीं हुई? बाकी को लिया कि नहीं लिया? अब आइए इनकी उस बात पे, जब ये कह रहे हैं कि कितने MP, कितने MLA, कितने कौन सी जाति वर्ग से हैं, कौन से संप्रदाय से हैं जी, ये क्या ये हिंदू मुस्लिम करना या अगड़ा पिछड़ा करना नहीं हो गया? आप मुझे ये बताइए, प्रत्याशी तो प्रत्याशी है जी। ये क्या ये गारंटी है कि एक मुसलमान, जितिन भाई मैं आऊंगा, बात पूरी कर लेंगे, मैं आऊंगा। एक मुसलमान ही मुसलमान का हितैषी हो सकता है या उसका भला ज्यादा कर सकता है? ये सोच कौन सी सोच है भाई? अगर ऐसा होता तो फिर अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों में अगर मुसलमान नहीं रहे, या कांग्रेस ने नहीं बनाए मुस्लिम हमारे, या सपा ने नहीं बनाए, या और किसी दल ने, आम आदमी पार्टी या जो भी दल है उन्होंने नहीं बनाए, तो इसका मतलब मुसलमानों का विकास तो हो ही नहीं सकता। तो ये सोच बड़ी खतरनाक सोच है कि जो जिस जाति का है वो उसी का विकास कर सकता है, जो जिस संप्रदाय का है वो उसी का विकास कर सकता है। ठीक बात, ये ही विभाजनकारी राजनीति है जी। जितिन भाई, मैं चलिए 20 सेकेंड आप पूरी करिए, फिर मुझे जाना है कांग्रेस के पास। जितिन भाई, इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि केवल मुस्लिम नुमाइंदगी ही मुस्लिम का हित सोच सकती है, तो क्या हिंदू नुमाइंदगी ही हिंदू का हित सोच सकती है? ये भी एक प्रश्न बनता है। हम तो सबको भागीदारी देने की बात करते हैं। हमने कहा ना कि हमारे 34 विधायक अगर मुस्लिम हैं तो 85 हिंदू भी मुस्लिम विधायक हैं, हिंदू विधायक हैं। अगर हमारे 4 सांसद मुस्लिम हैं तो 33 सांसद भी हिंदू हैं जी। तो ये तो भागीदारी की बात हो गई ना। आप भागीदारी दिए बिना प्रतिनिधित्व, बिना नुमाइंदगी दिए आप समाज का विकास, उसके जो उनके भविष्य है, जो उनके परिवार है, उनका सृजन और निर्माण, उनके भविष्य की बात करते हैं, तो यही बात तो हिंदू विधायक सांसद नुमाइंदगी पे भी लागू होती है।
अगर वो प्रश्न आप उस तरह करते तो हम तो इस तरह करेंगे। और दूसरी बात, जो अन्याय हुआ है हमने तो आंकड़ों के साथ रख दिया भाई। 72,000 ठीक है जितेंद्र भाई, के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ? आप पूरी डिबेट हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र भाई सुनिए सुनिए सुनिए, और भी प्रवक्ता मेरे पास है, आऊंगा, मैं आपको समय दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, राज शर्मा जी मेरे साथ हैं और पूजा जैन मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं तीनों प्रवक्ता बोल लें, फिर कंक्लूजन वाला पार्ट मैं पूजा के लिए रखता हूं। राज शर्मा जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी भी कह रही है और बीजेपी भी लगातार ये कह रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाई कहना बिल्कुल वाजिब है मोहित पांडे जी का कि भाई अगर मुस्लिम नेता होगा तभी मुस्लिम समाज का भला होगा, या सिर्फ हिंदू नेता होगा तभी हिंदुओं का भला होगा। नेता सभी जमातों के लिए होता है, पूरे प्रदेश, पूरे शहर, पूरे देश का नेतृत्व करता है वो। लेकिन राज शर्मा जी, इस पूरी आइटनरी में इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर डेटा की बात करें तो मुस्लिम जो वोट है करीब 19-20% यूपी में है, तो हर कोई चाहता है। कांग्रेस के आपके जो नेता हैं मसूद भाई, वो भी यही कहते हैं कि भाई हमको तो समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, हमको बैसाखी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव तो ऐसे मुसलमानों को ढूंढते जो दरी बिछाने वाले हों, जिनके मुंह पर ताला लगा हो। तो कहीं ना कहीं आप भी तो एक हिंट दे ही रहे हैं कि भाई 19% वाला मामला पहले बन जाए, बाकी दलित पिछड़ा को देखते रहेंगे। राज शर्मा, सबसे पहली बात कहता हूँ, हाँ, हिंदुस्तान में, यूपी की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान में मुझे ऐसा कोई किसी जाति का नेता बता दीजिए, हाँ, जो नेता तो बहुत बड़ा बना दिया गया, हाँ, और वो अपनी जाति के कल्याण के लिए काम करता हो। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता बैठा हो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कहना छोड़ दीजिए फला जाति का नेता हो। कोई किसी जाति का नेता हो, वो किसी का भला नहीं कर पाता, सिर्फ अपना भला करता है। अब आ जाए मेन मुद्दे पे कि जो भारतीय जनता पार्टी अब कह रही मैं प्रधानों को लड़ाऊंगी, फिर उन्हें इनडायरेक्ट वे में लड़ाएंगे। ये इनका चरित्र है, जो निठल्लापन है, निकृष्टता की प्रकाष्ठा को पार कर चुके हैं। इन्हीं के नेता कहते थे, देखिए इन्हें सत्ता का कितना लालच है कि इन्हीं के नेता कहते थे हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। आज देखो कह रहे हैं अब पता क्या है ये, अभी देखना है क्या, ये जो कहते थे ना और पार्टियां रोजा अवतार करती हैं, ये भी करेंगे। अभी देखना अगले इलेक्शन में 240 से 120 10 में सब करेंगे। अब सुन, अब आऊंगा मैं मेन मुद्दे पे। जी राज भाई, मेरा ये मानना है, देखो अमित भाई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी पार्टी को बेवजह भी डिफेंड करूंगा। मैं देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं और आंख से आंख मिलाने की बात, आंख से आंख मिला के बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि हमें इस जाति का नहीं चाहिए, कि इस जाति का नहीं चाहिए, उस जाति का नहीं चाहिए। जब आपकी सीटें कम आती हैं, आपको सब जाति का चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इसमें भी गुरेज नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी चलो देर से आए, अरे कम से कम वो मुसलमानों को देश का नागरिक तो मानने लगी। तो बीजेपी ने मना कब किया था? अरे मना, अमित भाई इनके नेता कैसे कहते पता? हाँ, मैं झेलता हूं, हाँ, मैं पंडित हूं, हाँ, और मुझे गर्व है कि मैं पंडित हूं। मुझे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ गलत निकल गया हवा में, मैं पंडित होने के बाद सुनता हूं जी, मैं उन्हें सुनाता हूं जी। मेरे घर में, मेरे घर के आसपास बुजुर्ग टहलते हैं, लाइट नहीं बंद करते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो फिर पूछते हैं शर्मा जी लाइट आएगी कब? प्रोडक्टिव सिटीजन बनो पहले। और इस देश की बर्बादी बताऊं क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जीवन में देश विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक एक काम नहीं होगा। पहले जैसे नेता जो पॉलिटिशियन थे वही नेतागिरी का डिस्कशन करते थे, अब तो हर घर में नेता हो गया है। 3 भाइयां आपस में लड़ रहे हैं, तेरा मोदी, तेरा अखिलेश, तेरा राहुल गांधी। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी देश को विश्व गुरु तो नहीं बनता। खैर, और भारतीय जनता पार्टी का नेचर बता दूंगा मैं आपको। दुनिया में लोग कहते हैं ये सबसे बड़ी है, यही लोग, मैं कहता हूं ये दुनिया में सबसे छोटी पार्टी है। अच्छा, ये मानसिक रूप से सिजोफ्रेनिक डिसीज से इनके कई नेता ग्रस्त है। क्या करा इन्होंने? ये मुसलमानों के लिए तो छोड़िए, मुझे तो इनके पांडे जी बैठे हैं, और पांडे जी जहां बॉल फेंक रहा हूं वहीं पकड़ना, बचा के चलना अपने आने वाले टाइम में संतानों को जवाब नहीं दे पाओगे। क्या करा सनातन धर्म के लिए? क्या करा? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाप सनातन लड़कियों के संग आपकी सरकार में हो रहे। पहले आप सनातन के बन रहे थे। अगर राज शर्मा किसी मुसलमान को अपने घर बुला ले, क्या आपके यहाँ तो मुसलमान नेता आते हैं? अब आपको क्या जरूरत पड़ी फिर बताइए? लेकिन क्योंकि जैसे इनके नेता झूठ बोलते थे, आधार कार्ड का विरोध, आधार कार्ड बनाया, जीएसटी का विरोध, जीएसटी बनाया,
जब डॉलर बढ़ता था, रुपया गिरता था, प्रधानमंत्री की इज्जत गिर जाती थी। अब नहीं गिर रही है। वहां से लाऊंगा, कौन सा बैंक है, स्विट्जरलैंड, जर्मन लैंड, वहां से पैसा लाऊंगा। कौन लाया पैसा? तो अमित भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा, भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद मत करो आप। अच्छा, ये मुद्दों की बात कर रहे हैं, अभी नेम प्लेट की बात छोड़ दी इन्होंने। अभी आप भी कह रहे थे, आऊंगा राज शर्मा जी, मैं आऊंगा। अभी बात हो रही है उस पर, मैं आऊंगा, इस बारे में भी आपसे डिस्कशन होगा। मोहित पांडे, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इनका जवाब दीजिएगा, लेकिन पूजा जैन के पास जा रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी थोड़ा समझना जरूरी है। पूजा, मनमोहन सिंह एक सो कॉल्ड आतंकवादी को बुलाते हैं, मुलाकात करते हैं, चाय कॉफी होती है। समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम ये बोलते हैं, कहते हैं, बहुत सारे नेताओं का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर सबसे ज्यादा किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने और भी दलों ने की है। लेकिन अगर बीजेपी अपने साथ अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ा रही है, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, जिला परिषद में हो, चाहे विधानसभा लोकसभा में सीटों के टिकटों के बंटवारे की बात कर लें, तो इसमें बुराई क्या है? बाकी पार्टियां भी तो यही कर रही हैं, सबको साथ लाओ, जितने वोट उतनी सीटें। पूजा, मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम वर्ग को अपने से दूर नहीं रखा जी। इसका जीता जागता सबूत जो है, हाँ। वो अल्पसंख्यक मोर्चा जो है, अल्पसंख्यक विभाग जो है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी जी, आप उनसे अभी बात करेंगे तो आपको इसका मतलब मालूम चलेगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो किस लिए गठित किया गया जी। और अगर बात आ जाती है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है या बीजेपी छोटी पार्टी है, इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ। अगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी तो 70 साल के बाद में एकदम से हर जगह से कैसे चली गई, ये मैं जानना चाहती हूँ। और अगर बीजेपी इतनी छोटी पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया है, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व क्यों है आज की डेट में? हर एक व्यक्ति के मुंह पे जय श्री राम के नारे क्यों हैं आज की डेट में? आपने पीडीए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का बात किया कि पीडीए जुड़ेगा और एनडीए हारेगा, बीजेपी हारेगी। इस तरीके के जो नारे हैं, ये जो अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जिसकी आप बात करते हैं, उनके आप नेता बन जाएंगे? इम्पॉसिबल। अभी ये जो कांड हुआ इटावा में, कितना गंदा, मतलब इट इज जस्ट यू नो कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। आप एक सीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव समाज के एक व्यक्ति को अपमानित कर दिया, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया, तो उसका अपमान कर दिया, उसकी चोटी काट दी। अब उस चीज का जवाब कौन देगा? एज अ सीएम आप इस चीज को रेस कर रहे हैं, इस मुद्दे को। अब इस चीज का जवाब कौन देगा कि जब वो कथावाचक आया एक ब्राह्मण घर में करने के लिए सब कथा, उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड छुपाए क्यों? उसने किसी के धर्म को क्यों इतना अशुद्ध करने की कोशिश की? इस चीज का जवाब कौन देगा? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पार्टी के जो संरक्षक हैं, उनको जो काम है थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। और रही बात पिछड़े वर्ग को थोड़ा सा ऊंचा बढ़ाने का, आगे करने का, तो ऑलरेडी ये काम तो मायावती जी कर चुके हैं यूपी के अंदर। रिजर्वेशन की बात कहें, आप किसी एससी समाज के व्यक्ति को एससी बोल करके देखिए तो डेफिनेटली सेम टाइम पे केस हो जाता है किसी के भी अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुके हैं। आज की डेट में हम देखते हैं बड़े बड़े उच्च स्तर पे लोग काम कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस अधिकारी बने हुए हैं, आरक्षण के बेसिस पे बने हुए हैं। जहां जनरल किसी व्यक्ति को चांस नहीं मिलता, वहां पे आपको एससी और एसटी कम्युनिटी के बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली चांस मिलता है। ऐसा नहीं है, पिछड़ा समाज ऑलरेडी बहुत राइज कर चुका है, माइनॉरिटी ऑलरेडी इतना बहुत राइज कर चुकी है। और मैं आपको बता देती हूँ, माइनॉरिटी में कौन आते हैं? सिख आते हैं, मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी माइनॉरिटी को जो है आगे बढ़ाने की जरूरत है? जैन समाज का सबसे पहला नाम लूंगी। जैन जो वर्ग है, जैन जो कम्युनिटी है, कोई जरूरत नहीं है हमें आरक्षण की, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, कोई हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। अपने आप में बहुत सक्षम है जैन कम्युनिटी। कैसे आगे बढ़ाएंगे? व्यापार से आगे बढ़ाएंगे, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं।
मुस्लिम समुदाय की बात करती हूँ, कहाँ मुस्लिम लोगों को पीछे भेजा जा रहा है, कहाँ उनको भगाया जा रहा है। अगर देश से किसी को भेजने की वापसी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, जो रिफ्यूजीज हैं, जो यहाँ पर आके बस गए हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी का कागजात कुछ भी नहीं है उनके पास में, उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम अपने आप में सक्षम है, जैन समाज अपने आप में सक्षम है, सिख समाज अपने आप में सक्षम है। आपने कभी किसी सिख व्यक्ति को भीख मांगते देखा है रोड पे? नेवर एवर। ठीक है पूजा, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र, आप जवाब दीजिएगा पूजा का, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि बीजेपी जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसमें 40% जो है वो मुस्लिम समाज को जा रहा है। अगर बीजेपी ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया होता तो ये योजनाएं, ये फायदे, नौकरियों में बीजेपी तो ये फर्क नहीं करती कि भाई मुसलमान को नौकरी नहीं देनी, हिंदू को नौकरी देनी है। 40% जो मुस्लिम समाज है पूरा फायदा तो ले ही रहा है सरकारी योजनाओं का, जो यूपी सरकार चला रही है, केंद्र सरकार चला रही है। तो फिर ये आरोप किस तरह का कि मुसलमानों को वक्त रहते अब याद किया है, चुनाव है इसके साथ लाने की कोशिश हो रही है? जितेंद्र वर्मा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही एक अपने आप में सबसे बड़ा चीज। अभी आरक्षण विरोध की भी बात मैंने सुनी, और अभी दलितों पिछड़ों के आगे बढ़ने से, दलितों पिछड़ों को सम्मान और भागीदारी मिलने से जो दर्द हुआ है लोगों को, वो भी महसूस हुआ बिना जांच के। जांच भी कंप्लीट नहीं हुई है। कोई कथावाचक और उसके साथ जो एक जिनको दिखाई नहीं देते थे अंधे दलित समाज की कठेरिया व्यक्ति, लेकिन यादव का सिर्फ नाम लिया जाता, उस व्यक्ति को भी पीटा गया, उसके भी सिर के बाल घोटे गए, चुटिया काटी गई, अपमान किया गया। लेकिन दर्द किसके लिए हो रहा है? जो भाजपा के विचार से जुड़े हुए लोगों ने कथा बुलाई, उनके लिए दर्द हो रहा है। उन लोगों का इतना अपमान हुआ, अगर पीड़ित का सम्मान कर दिया गया पीडीए विचारधारा के अंतर्गत, तो उसमें भी दर्द हो रहा है लोगों को। ये दिख रहा है सब जातिवाद, ये पीडीए समाज के लोग देख रहे हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कैसे उनके आरक्षण पे डाका डालने की साजिश हो रही है, और कैसे नौकरियों में उनके आरक्षण को छीना गया। इसका जीता जागता उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती थी। क्यों आपने 19,000 पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के नौजवानों का हक दूसरों को दे दिया? ये तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था जी, ये तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था जी, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी दी थी, फिर भी ये लोग अन्याय करते रहे। जितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में आई उसमें दलितों पिछड़ों का कहीं नाम नहीं था। उनका आरक्षण कहीं 5% था, कहीं 8% था, कहीं 0 था। अन्याय नहीं किया आप लोगों ने, और कहते हो आरक्षण की जरूरत नहीं है। अरे 50% आरक्षण आपके पास है और 10% अलग आरक्षण, जिसमें सिर्फ आप अपने लोगों को आरक्षण देते हो, जिसको गरीब सवर्ण आरक्षण आप कह रहे हैं, उसमें आप अलग से दे रहे हैं। आप 7% आरक्षण में बैठे हो। चलिए जवाब ले लेते हैं। उसके बाद भी दलितों पिछड़ों का विरोध जरूरी है। मोहित पांडे को विरोध जरूरी है। ठीक है मोहित पांडे, योजना की आप बात कर रहे हैं तो योजना की, ठीक है जितेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र भाई जवाब बारी बारी सबको मौका मिल रहा है। मोहित पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड प्लीज। अमित जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप इसे पर्सनल कमेंट मत लीजिएगा। हाँ। मैं जनरल बोल रहा हूं कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता और जितने भी सपा के प्रवक्ता इस समय टीवी चैनल्स पे हैं, तो है क्या कि तथ्यों के साथ और विषय के ऊपर बोलने की स्थिति है नहीं। तो मुझे एक चुटकुला याद आया कि एक बार क्या हुआ, क्या माई नेबर के ऊपर, मेरे पड़ोसी के ऊपर निबंध आ गया। बच्चा तैयारी करके गया नहीं था और उसको सबसे अच्छा आता था माई फादर। तो उसने क्या किया कि उसमें ऐसे में सब कुछ रिप्लेस कर दिया, नेबर की जो है फादर की जगह नेबर करके और लिख दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। और वो सब क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अब मैं विषय पर आ जाता हूं। देखिए, अब राज शर्मा जी की प्रॉब्लम क्या है। उत्तर प्रदेश की चर्चा चल रही है जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग अस्तित्व समाप्त। अब उनसे अगर आप ये बोलेंगे कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति है, विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने और लोकसभा चुनाव में भी धता बता के इनको लड़ाई करके मतलब दिखाया तो गठबंधन, घर की, लेकिन अपनी मर्जी से टिकट की घोषणा। अरे जितेंद्र भाई की पार्टी बहुत मजबूत है यूपी में भाई, कांग्रेस उनके सहारे आगे बढ़ रही है वहां।
राज भाई मैं आऊंगा, पांडे जी तो ननद मनोज पांडे पूरा कर लीजिए, मोहित पांडे प्लीज कंप्लीट योर वर्जन। हाँ तो राज शर्मा जी ने कि हर घर में नेता है हो गए। अब देखिए, हमें देश की राजनीति को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हर व्यक्ति को एक व्यक्ति को रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश प्रदेश के विकास का मामला है। ये कह देना कि हर कोई नेतागिरी करने लगा है, ये तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं ना। अच्छा, अभी जो पूजा जी कह रही थी उसको देख लेते हैं, और जितेंद्र जी की बात को मैं पूरा कर दूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से देश प्रदेश को आगे ले जा रही है। और ये बात जनता को समझ में आ रही है, काट इनको मिल नहीं रही। कह रहे हैं सबका विनाश भी ऐड कर लीजिए। तो वो नहीं, कांग्रेस और सपा और विपक्षी दलों का विनाश। तो अब वो उसमें उलझ गए। अब उनको लग रहा है कि करे क्या, कहां फंस गए। तो कुछ भी अपना उल्टा सीधा बोलो, थोड़ा बहुत तुक्का कभी चल गया तो कुछ सीटें मिल गई। तो ये सब चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप अगर मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानते हुए उनकी चिंता कर रहे हैं तो हमको एक समग्र चिंतन करना पड़ेगा कि जो इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख और अन्य भी हैं, आज वो समाज स्वतंत्रता के बाद आज तक क्यों वो जो है विकास करता चला गया। और कोई भाजपा की सरकार तो फुल फ्लेजेड अगर आप माने तो पिछले 10-11 वर्षों से केंद्र में, 7-8 साल से यहां मान लीजिए, बाकी तो हमारी कोलिशन की गवर्नमेंट थी और बाकी सारी सरकारें तो सपा की ही पूर्ण बहुमत की और केंद्र में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की 40-40 साल, 50-50 साल रही। तो अगर अल्पसंख्यक यानी जिसको ये मुसलमान तो कह रहे हैं, उनको अगर समस्या आज तक आ रही है तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? राज शर्मा, मोहित पांडे बात पूरी कर चुके हैं। मेरा एक सवाल है, फिर आपको मैं जितेंद्र भाई आ रहा हूं, फिर आप अपनी बात। नहीं, मेरा एक सवाल भी है राज भाई, मेरा एक सवाल है, दोनों को मिला के जवाब दीजिएगा। जितना इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता हैं, सहारनपुर से सांसद हैं, बड़े नेता हैं, पश्चिमी यूपी में बड़ी धाक है उनकी, जितना निशाना वो समाजवादी पार्टी पर तानते हैं, जितने कटाक्ष वो करते हैं, उतना तो बीजेपी पर भी उन्होंने नहीं किया। और ऐसे लगता है कि बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम कर रहे हैं, दिन भर वो पानी पी पी कर समाजवादी पार्टी को कोसते रहते हैं। इसका भी जवाब दीजिएगा। और मोहित पांडे जी का भी जवाब। अमित भाई, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जंगल में शेर राजा था, पांडे जी का जवाब दे रहा हूँ। जंगल में शेर राजा था, रोज एक बकरी को खा जाता था, हिरन को खाता था, सारे जानवरों ने मिलकर उसको कहा राजा से बदलो और दूसरे किसी को बना दो। एक बंदर को बना दिया गया। एक बंदर को जब राजा बना दिया गया, शेर फिर बकरी या हिरन खा रहा था। तो सारे लोग गए बंदर से, भाई ये तो अभी भी खा रहा है। तो जब शेर बकरी खा रहा था तो बंदर इस पेड़ से उस टहनी से उस पेड़ कूदता फिरता रहा, वो बकरी पूरी खा गया। और जब बकरी और हिरनों ने कहा ये तो बकरी पूरी खा गया, देखो भाई मेरी कोशिश में कोई कमी रही हो तो बताओ। अब वो खा गया, मैं क्या करूं? मैंने कोशिश तो पूरी की। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, देश को बर्बाद कर रही है और कहती मेरी कोशिश पूरी है। अब एक और बात कहता हूं, अभी पांडे जी हेडमास्टर बनोगे तो टर्मिनेशन भी मैं ही करूंगा। आप इतनी बात सुन लीजिएगा, जब मैंने आपकी कितने प्यार से सुनी है। और सुन रहे हैं, कहां बोल रहे हैं? आपने एक बात और कही, मोहित पांडे तो सुन ही रहे चुपचाप, उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला, वो सुन रहे हैं। जनता को सीरियस नहीं लेते। आप मुझे बता दो, मेरे देश का अभिभावक मेरे जैसे आदमी को कहां सीरियस लेता है? किस जनता को सीरियस लेते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे करके, पहले भी होते थे, दौरा करने के बाद इंडिया में आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, देश को बताए ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब मैं आ जाऊं पूजा जी की बात। बहुत दिनों बाद कोई ऐसे पत्रकार मिले, आपने पूजा जी मेरे दिल की बातें कही है कुछ, जिसको शायद मैं यहां बैठ के नहीं कह सकता था। मुझे नहीं है जरूरत, मैं किसी की दया पे जीने का आदी नहीं हूं। नहीं है। मेरे बच्चे को क्या मिला? मुझे क्या मिला इस देश ने? मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने जो लिया अपनी बुद्धिमत्ता से लिया। आज आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और बात कह रहा हूं, आपको लगा मैं बड़ी और छोटी पार्टी नहीं कहता। कुछ नीतियां पिछले 14 से पहले 10 साल के टेनोवर में लोगों को हमारी पसंद नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया गया। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी कॉलेज गए हैं, अभी तो पढ़े लिखे, तभी बोलेंगे। मगर अब 10 साल 2014 के बाद
अगर बेहतर होता कि कावड़ यात्रा, मुहर्रम, मुस्लिम प्रधान लड़ाएंगे, इनकी बात ना करके बात सिर्फ इतनी हो जाती कि स्कूल क्यों बंद किए गए और शराब की दुकानें क्यों खोली गई। मैं बरसों से जानता हूं, पहले रोड पे कभी महा ठंडी बियर नहीं लिखा होता था। अब मेरी कॉलोनी है कम से कम 1700 मकानों की, गेट के बाहर दुकान खोल दी, बच्चा उठा चला गया। और स्कूल आप देखिए शराब की दुकान नजदीक कर रहे हैं कि ज्यादा ना चलना पड़े, और स्कूल बच्चे को दूर भेजेंगे। अरे ये हिसाब इसका होना चाहिए। क्या बता रहा एक और बात कहना राज भाई, ये क्या है? नहीं, अरे बताइए आप, और एक और हिसाब जी, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, नो डाउट खोले। दावे के संग पांडे जी को कहता हूं, जितेंद्र भाई आ रहा हूं, जिलों में पूजा जी के पास जाऊंगा। हॉस्पिटल बता दें जिसमें पूरे डॉक्टर हैं और वहां के डॉक्टर वहां की दी हुई दवाई खाते हों, और एक मेडिकल कॉलेज बता दें जिसका डंका विश्व में बसता हो, और एक यूनिवर्सिटी बता दे जिसका डंका विश्व में बसता हो। करेक्ट, कमियां तो सरकार में होती हैं मगर इतनी भी नहीं होती। मतलब अब आईआईटीज जो हैं, कानपुर, खड़गपुर आईआईटी, कानपुर आईआईटी, मुंबई आईआईटी, आपको लगता है कि ये सब कॉलेज देश का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं बाहर क्या? अरे फिर वही बात कर रहे हैं, ये किसने खोले? अरे अमित भाई, हाँ, आप, मुझे लग रहा है आज आप ऑफिस आते हुए बीजेपी कार्यालय के पास से आए हो। आप वो खुले, हमने नहीं कह रहे ना। ठीक है। और एक और बात, जितेंद्र वर्मा, जवाहरलाल नेहरू जी राज भाई, ठीक है, मैं कहता हूं देश के लिए खोला। अच्छा, ठीक है। जितेंद्र वर्मा, राज भाई मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मोहित भाई मैं आ रहा हूँ। जितेंद्र भाई प्लीज रिस्पॉन्ड प्लीज। हाँ, ये हमारे भाई ने अभी अपनी पार्टी के नारे को परिभाषित किया था, तो थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे जनता की तरफ से। जी, भाजपा का नारा जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विनाश। बेरोजगारी बढ़ी, 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, पूरा नहीं किया। देश 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया, तो बेरोजगारों का विनाश जी, साथ लिया इन्होंने बेरोजगारों का जी, विनाश कर दिया। महंगाई बढ़ी, गरीबों का, महिलाओं का विनाश। मनरेगा बजट कम किया, मजदूरों का विनाश। नौकरी का झांसा दिया, नौकरी नहीं दी, नौजवानों का विनाश, नौजवानों का भी विनाश कर दिया। कृषि कानून लाए तो किसानों का विनाश कर दिया। तो सबका साथ, सबका विकास का नारा महा झूठा है। इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई कंप्लायंस नहीं किया, कोई इनके पास योजना नहीं थी, कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, न कोई दृढ़ विकास इच्छा शक्ति इनके पास थी जी। ये केवल नारे देते रहे, भाषण देते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये एन केंद्र प्रकार सत्ता पे जरूर काबिज रहे, लेकिन देश की जनता का हाथ खाली रहा। और रही योजनाओं की बात, तो योजनाएं तो हमने भी बहुत चलाई। क्या हमने हिंदुओं को लैपटॉप नहीं दिए? क्या हमने नौकरियां हिंदुओं को नहीं दी? हमने सभी को नौकरियां दी, हिंदुओं को भी दी, मुसलमानों को भी दी। हमने लैपटॉप हिंदुओं को भी दिए, मुसलमानों को भी दिए। और हर योजना का लाभ समाजवादी सरकार में हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों को मिला। हमारी सत्ता नहीं रही, हम विपक्ष में रहे तो भी जनता की बात रखते रहे, लेकिन ये सत्ता में इतना मशगूल हो गए और इतना ज्यादा इनमें गुमान हो गया कि 24 में इतना अत्याचार इन लोगों ने किया कि 24 में पीडीए का नारा आया, इम्प्लीमेंट हुआ, हर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों को भागीदारी मिली, परिणाम सबके सामने आ गया। 75 सीट चिल्ला रहे थे, 33 सीट पे आ गए। तो ये जनता लेके आई ना, हमारी हार का जिक्र किया, लेकिन अपनी जो देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में इनकी हुई, उसका जिक्र करना ये भूल गए। चलिए पूछ लेते हैं। और ये मैंडेट किसको मानते हैं? ये मैंडेट मानते हैं उपचुनाव के नतीजों को। सोचिए आप, बाई इलेक्शन के नतीजों को ये मैंडेट मान रहे हैं। आम चुनाव में हार गए, आम चुनाव में रामपुर हार गए, मैं आ रहा हूं, पूजा चुनाव में रामपुर जीते थे, उपचुनाव में जितेंद्र भाई जवाब बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं। चुनाव में आजमगढ़ हार गए। ठीक है, मोहित पांडे, जितेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, सबको मौका देना। मोहित पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड, उसके बाद मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। मोहित पांडे, जो मैं कह रहा था ना, आज सब आउट ऑफ सिलेबस है। तो जब आउट ऑफ सिलेबस होता है तो कुछ भी बोलते जाओ। मैं
तो बहुत तारीफ कर रहा हूं अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं की भाई, कि जब कुछ भी बोलने को नहीं है तब आप इतना बोल रहे हैं। अगर सच में बोलने को कुछ होता तो हमारे एंकर महोदय को भी आप ना बोलने देते, कहते केवल हेडमास्टर बनते जाओगे हर बार। जितेंद्र वर्मा को तो रोकना पड़ता है, डिबेट के बाद भी बोलते रहते हैं, उनको तो रोकना पड़ता है भाई बस। बाकी हम संभाल लेंगे। देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे राज शर्मा जी ने कहा कि आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए और एम्स बनाया, ये बनाया। जो नहीं बोला वो भी मैं बोल दे रहा हूं कि इतना सब बनाया, देश को दिया और लाभ भाजपा ले रही है। पूरे नेहरू गांधी परिवार ने अनमोल रतन दिए, राहुल गांधी और प्रियंका जी देश को दिए, लाभ उसका हम ही को मिल रहा है। चुनाव के परिणाम इस चीज को बताते हैं, तो इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और अब जो ये अपने सपा वाले कह रहे हैं जितेंद्र जी कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये कुछ नहीं हो रहा और सब ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज आप देख लीजिए, आम जनता के जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी। आप किसी भी क्षेत्र में इनमें से एक एक पूरी डिबेट रख लीजिए और मैं सिद्ध कर दूंगा उस पूरी डिबेट में कि हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर एक के बाद एक प्रगति हो रही है और जनता इस चीज को समझ रही है। इसलिए जनता लगातार सपा, कांग्रेस आदि अन्य विपक्षी दलों को नकार रही है और हमको जिताती चली जा रही है। जी ठीक है। पूजा जैन, प्लीज रिस्पॉन्ड, यू वांटेड टू से समथिंग। पूजा जैन। अमित, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि मैंने प्रवक्ता कांग्रेस को भी सुना है और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को भी सुना है बड़े ध्यान से। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे? ये इस चीज की श्योरिटी है यूपी के अंदर में? नहीं तो मैं पूछ रहा था। क्योंकि सहारनपुर से जो इमरान मसूद जी हैं वो तो बहुत ज्यादा एंटी हैं समाजवादी पार्टी के। उनका तो कहना ये है कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी? ये मैं जानना चाहती हूँ। आ रहा हूँ जितिन, मैं आ रहा हूँ। मैं जवाब देता हूँ। राज भाई एक मिनट, पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आ रहा हूँ राज भाई, आ रहा हूँ। ठीक है पूजा, आपका सवाल हो गया पूजा पूरा? बिल्कुल ठीक है राज भाई, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है पूजा जी, मैं ये बड़ा अच्छा लगता, आप जैसा होनहार पत्रकार बहुत कम दिखता है। मैं सैल्यूट करता हूं जो बात आपने पहले बोली थी, लेकिन आप बायस क्यों हो रही हो? यही बात बीजेपी के लिए पूछ लें। क्या ये राजभर साहब, संजय निषाद, आरएलडी जो अंदर अंदर खाने चल रहा है, ये आप भी जानती थी? मैं उसके बारे में भी पूछूंगी, मैं पूछूंगी। क्या ये साथ लड़ेंगे? बिल्कुल पूछूंगी सर। क्या सारी जवाब हम मुझे ही देने? फिर एक और बात कहता हूं मैं। अच्छा, एक और बात, इस गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद साहब के पास है। एक वो सांसद हैं, नो डाउट, 481 लोगों में गिने जाते हैं भाई, 15 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उन गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी से ना तो मैं सोचता हूं और किसी नेता को तो है नहीं, अखिलेश जी को छोड़ के। और वहां पे भी खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, ये लोग बैठेंगे। और ये लोग अगर कहें तो आपको ये सवाल वाजिब होता, क्या गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा? जैसे मैं कहता हूं आंख से आंख मिला के, मेरे जैसे छोटे से लेमैन की तो ये सोच है कि हम पूरी सीटों में लड़ लें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिस्टम। हम राज शर्मा को यहां इसलिए बुलाया गया कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, इसलिए जो मेरे नेता का डिसीजन होगा वो शर्माते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग पूरी सीटों में लड़ें। राज शर्मा समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन मैं उन्हीं के संग हूं। नहीं राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी की ओर से कभी भी आपकी पार्टी को लेकर बेजा टिप्पणियां नहीं आई हैं। एक आध दो वाकया छोड़ दे। पूजा, मेरी बात पूजा करते एक और बात, एक और मेरी बात, हिंदुस्तान है, इसमें जो बोलते हैं उसका मतलब वो नहीं होता जो समझा जाता है। राज भाई सवाल सुन लीजिए। राज भाई सवाल, पूजा पूछ रहे हैं कुछ आपसे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की फिर विचारधारा तो सेम ही है ना। सभी मुस्लिमों को साथ में लेकर के इलेक्शन में आएंगे, सभी पिछड़ों को लेकर के इलेक्शन में साथ में आएंगे। इमरान मसूद की जो टिप्पणी है वो मैटर नहीं करती है। हालांकि इमरान मसूद का जो क्षेत्र है उसमें उनका काफी अच्छा प्रोफिशिएंसी है। He's a heavyweight leader. He's a very heavyweight leader. नहीं करता है। Yes, he's a very heavyweight leader. आपने मेरी बात को फिर लो, मैं आपकी बात से पूरा समझ रहा हूं। अगर वो एक सांसद है
एक और मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत अगर मेरी भी एक जिले में हैसियत है, मंडल में। आपको बताऊं पूजा जी, मेरे शब्द भी कोई चीज होते हैं। मेरी भी ख्वाहिश होती है कि अगर हम लड़ेंगे तो मैं भी लड़ सकता हूं विधायकी, और अगर गठबंधन होगा मेरा नंबर नहीं आता। लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं है। एक मैं सिस्टम, एक छाते के तले चल रहा हूं, एक बैनर के तले चल रहा हूं, और सिस्टम से बढ़कर कोई नहीं। ठीक है जितेंद्र भाई, भी वेट करें बहुत देर से। ठीक है, ठीक है, लेकिन गठबंधन टूटेगा या चलेगा उस पे उनकी राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी, मसूद अजहर टाइप लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है जितेंद्र वर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड, मुझे बीजेपी के पास जाना है, वक्त कम है। जितेंद्र भाई गो हेड। पूजा जी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आज सब पूजा जी के सवालों का जवाब दे रहे हैं तीनों प्रवक्ता। हाँ, गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी समय से हमारा गठबंधन है, विचारधारा हमारी सेम है। और जिनकी बात हो रही थी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इमरान मसूद जी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसले लेने वाली जो पैनल है उसमें नहीं, और समाजवादी पार्टी में भी जो पैनल में लोग हैं उसके अतिरिक्त कोई इस तरह का बयान स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। और गठबंधन हाई कमान जो है, गठबंधन कांग्रेस का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, दोनों तरफ से पूर्ण सहमति है। अब इसको रोज रोज हम चैनलों पर कहें या अंडरस्टूड सब लोग समझ लेंगे, गठबंधन है, बीजेपी को हराया है, गठबंधन आगे भी रहेगा, और फिर बीजेपी को 27 में सरकार में हराएंगे। बीजेपी अपना सोचे, 38-40 पार्टी है और 1-2 एडीसी भी आई, उसमें से कौन कौन भागेगा। अभी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जी और क्या नाम एक वो पीले वस्त्र वाले राजभर जी, ये लोग क्या डिसीजन लेंगे आने वाले समय में, इधर आ जाएंगे या उधर ही खड़े रहेंगे। ये तो राजनीति में समय अनुसार सारी चीजें इस तरह के दल तय करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमारा जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है और लड़ेगा मजबूती से और बीजेपी को हराएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जितेंद्र भाई, लेकिन ये 19-20% पूजा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्लीज गो हेड। मैं सिर्फ अमित, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जितनी श्योरिटी के साथ में बोल रहे हैं तो हम ये समझ लें कि इमरान मसूद जी का स्टेटमेंट मैटर ही नहीं करते अभी। नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। अभी जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात करी, कांग्रेस के वो पैनल में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, लेने वाले लोगों में नहीं है, मगर वो एक सांसद हैं, आप उनको अपनी बात भी ना कहने देंगी। ठीक है, ये तो अन्याय हो जाएगा ना। ये उन्होंने खुद उनकी खुद की स्टेटमेंट है पब्लिक डोमेन में कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम, अरे उन्होंने कह दिया हमें समाजवादी पार्टी की बैसाखी नहीं चाहिए। पूजा, उन्होंने साफ साफ बोला है मीडिया के कैमरे पे कि हमें कांग्रेस पार्टी सक्षम है लड़ने के, जीत कराएगी। लेकिन जितेंद्र वर्मा अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करिए, आप भी कम बड़े नेता नहीं है प्रदेश में। आप जो अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं डिबेट में बैठकर, मुझे पता है। मोहित पांडे जी के पास जाते हैं। मोहित पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अब मैं पुराना जिक्र कर दूं, मेरे डिबेट में जितेंद्र वर्मा जी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भयंकर लड़ाई हुई थी विचारधारा को लेकर, ब्राह्मण वर्सेस यादव को लेकर। तो वो तो छोड़ दीजिए, पूजा का सवाल बिल्कुल वाजिब है, लड़ भी रहे हैं कि नहीं दोनों भाई साथ आकर। मोहित पांडे प्लीज रिस्पॉन्ड। मोहित पांडे जी, मैं 2 बिंदुओं पर अपनी बात कहूंगा, लेकिन दोनों से पहले जो आपने कहा उस पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, ये जो महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन बनता है, उसमें समस्या यही है, एक चुनाव में साथ लड़ रहे हैं, एक में अलग लड़ रहे हैं, एक राज्य में साथ लड़ रहे हैं, दूसरे में अलग लड़ रहे हैं। कैसे करना है कुछ है ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा था जी, इस तरह तो बेकार है। राजभाई मैं आ रहा हूँ, प्लीज नहीं, अगर ये नाबालिग, राजभाई सुन लीजिए, राजभाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। मोहित पांडे प्लीज। एक्चुअली ये क्या है, ये चुनाव लड़ने के टूल्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो ये है, अब दोनों बिंदुओं पर आ जाता हूं। पूजा जी और अमित जी, आप दोनों के ऊपर मजाक में ही सही लेकिन गंभीर आरोप लगा दिए जी राज शर्मा जी ने। जी बिल्कुल से अमित जी इन्होंने कहा कि आप बीजेपी ऑफिस से होते हुए आए हैं, बीजेपी ऑफिस से होते हुए हैं, और पूजा जी से कह दिया आप बायस्ड हैं। हाँ, देखिए, ये एक बड़ी खतरनाक राजनीति लगातार पिछले कुछ समय से हमारे विपक्षी दल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि
काहे डायग्नोज करते हो, कभी डॉक्टर बनते हो, कभी। राजभाई प्लीज, राजभाई लेट हिम रिस्पॉन्ड। राजभाई मैं आऊंगा, प्लीज लेट हिम रिस्पॉन्ड। वो चुपचाप 10 मिनट तक सुन रहे थे सबको। मोहित जी प्लीज गो। अब ये जो खतरनाक राजनीति इन लोगों ने शुरू की है, वो करते क्या है कि इनके मन का हो तो सब ठीक है। आप क्या है, ये तो जिस चुनाव आयोग को दर्जनों देश में ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से इतना बढ़िया आप कर रहे हैं, भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में हमें सिखाइए, उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं ईवीएम के ऊपर। जबकि जिन राज्यों में जीतते हैं, बंगाल में लगातार जीतते आ रहे तो समस्या नहीं है, हिमाचल में जीत जाते तो कोई समस्या नहीं है, पंजाब में जीत जाते तो कोई समस्या नहीं है। आप देखिए ये कोर्ट के ऊपर, ईडी के ऊपर, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो और आप मीडिया, मतलब इनमें से कोई भी इनके मन की बात करे जी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बिल्कुल एकदम ये उन्हीं की प्रामाणिकता को खत्म करने की राजनीति करेंगे। ये खतरनाक है। दूसरा बिंदु, आप जो कह रहे थे ना इमरान मसूद जी, अरे भैया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये जो व्यक्तिवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, इनमें उन परिवार को जिन्होंने ये पार्टी के जो चला रहे हैं उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। और इसका उदाहरण है अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पैनल बना विदेशों में जाने के लिए हमारे प्रतिनिधियों का, उसमें शशि थरूर जी ने हाँ क्या कह दी और जाकर के देश का प्रतिनिधित्व क्या करने लगे। कांग्रेस में तो बिल्कुल आफत आ गई, मतलब देश विरोधी भी हो जाएंगे। तो ये सारी लड़ाकू ननद की तरह बड़ी समस्या है इनकी, जो घर में जेठानी को लड़ाए। ठीक है पूजा जैन, राजभाई आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। पूजा जैन लास्ट 1.5 मिनट मेरे पास है, प्लीज रिस्पॉन्ड, विल क्लोज द डिबेट। 1.5 मिनट। तो सीधा जवाब ये है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए भी, समाजवादी पार्टी जब तक प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरीके के लोग जो है, आजम खान टाइप के लोग जो है पार्टी में काम करते थे। इस तरीके के गुंडों को हमने चांस दिया तो कहीं ना कहीं हमने देश की जनता को, देश की आवाम को परेशान करने का काम किया। और आज अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितेंद्र भाई आ रहा हूं, लेकिन वक्त बहुत कम दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसमें मदरसे बंद हो चुके हैं। इस तरीके के जो गुंडे हैं, जो सड़क छाप लोग हैं, उनको अंदर जेल में डाला गया है, उनका एनकाउंटर किया गया है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि 70 सालों में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम जितने ही साल से बीजेपी है वो बीजेपी कर चुकी है। ये चीज को वो बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर पूजा, ये जो मुहिम है कि प्रधान चुनावों के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को देखा जाएगा, इसका कितना असर आप देख रहे हैं 27 के चुनाव में? क्या इट विल मेक अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस टू समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस? देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी जाति विशेष को बांटने का काम कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जिन मुसलमानों के मन में ऑलरेडी पार्शलिटी है वो पार्शल ही रहेंगे, जिन हिंदुओं के मन में पार्शलिटी है वो पार्शल ही रहेंगे, उससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, किससे किसका क्या भला होगा वो बाद में। ठीक है पूजा जी। जितेंद्र भाई सिर्फ 40 सेकंड बचे, पीसीआर कह रहा है क्लोज करने के लिए शो। 40 सेकंड सर। ये पूजा जी ने देश के कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह का नाम नहीं लिया, भाजपा का एमएलसी। अरे लंबी डिबेट हो जाएगी इस पे जितेंद्र भाई। सुनिए, 40 सेकंड बोल रहे हैं। 40। और दूसरा माफिया धनंजय सिंह, देश का कुख्यात माफिया, उसका नाम नहीं लिया। भाजपा की सरकार में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है, और इनामी अपराधी वो नहीं ले सकते। दूसरी बात, अभी मुस्लिमों को 40% योजनाओं में भागीदारी है, उनकी तरफ प्रधान का चुनाव का समर्थन। आपको बता दें, इनके साथ मुस्लिम छोड़िए, हिंदू भी नहीं बचा है। ठीक है जितेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मोहित पांडे बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वंडरफुल डिबेट। जितेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ जितेंद्र भाई, वक्त बिल्कुल नहीं है, सबसे ज्यादा वक्त आप ही डिबेट में लेते हैं। राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई कुछ भी बात करे, मुसलमान और हिंदू 2 ऐसे फैक्टर हैं यूपी में जिस पर वोटिंग हर बार होती है और तमाम चुनाव में होती भी रहेगी, क्योंकि मामला हमेशा हिंदूज वर्सेस मुसलमान नेता बनाकर रखते ही हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर आपके लिए स्पेशल लेकर आ रहे हैं जल जीवन मिशन पर हमारी खास पेशकश, कहीं जाइएगा नहीं।